ओके, हाँ जी, हाँ कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। इसके बाद बेटे जो हमने लास्ट टाइम किया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यू हैव कंप्लीटेड बेटा। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कौन कौन से हमने मेन पार्ट किए थे बेटे तरनजीत? तनवीर, सॉरी तनवीर। हाँ जी पुत्र जी, हैं, बोलिए जी, बोलिए फटाफट बोलिए। सबसे पहले हमने कहा था रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, देन बेटा विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स-रेज, एंड देन दैट वाज गामा रेस। हमने एज ए फंक्शन ऑफ द फ्रीक्वेंसीज एंड एज ए फंक्शन ऑफ द वेवलेंथ्स इसको प्रॉपरली बेटा डिटेल में असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों लेकर स्टडी किया था। एंड इट वाज सजेस्टेड यू टू यू एट दैट टाइम दैट बेटा कि आप इस केस में दोनों सिचुएशंस में बेटा अगर आपको फ्रीक्वेंसी पता है तो आप वेवलेंथ निकाल सकते हो, और अदरवाइज आपको अगर वेवलेंथ पता है तो आप बेटे फ्रीक्वेंसी को निकाल सकते हैं। सो विद दैट ऑल हमारा लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर और द यूनिट जो है दैट इज बेटे रिगार्डिंग द रोल ऑफ द एटमोस्फियर बेटे, रोल ऑफ द एटमोस्फियर इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में क्या रोल है बेटा एटमोस्फियर का? लेट अस बेटे डियर चिल्ड्रन कंसंट्रेट अपॉन दिस ऑल। जब भी हम बेटे एटमोस्फियर की बात करते हैं तो ऑब्वियसली हमारे माइंड में बेटा इमेजिन कर लीजिए ये हमारी अर्थ की सरफेस का कर्वेचर है, लेट इट बी बेटे अर्थ। हम अपने एटमोस्फियर को प्रोबेबली 3-4 डिफरेंट लेयर्स में स्टडी करते हैं। वी हैव ट्रोपोस्फियर, देन वी हैव स्ट्रेटोस्फियर, बिल्कुल ठीक बेटा, देन वी हैव मेसोस्फियर या मीजोस्फियर जो भी आप बोलते हो, एंड देन फाइनली वी हैव आइनोस्फियर बेटे दिस वे। तो ये अलग अलग हमारे पास बेटा लेयर्स जो हैं एटमोस्फियर की अवेलेबल हैं। आइए थोड़ा बात करके देखें बेटा। सबसे जो लोएस्ट लेयर है इट इज ट्रोपोस्फियर, देन स्ट्रेटोस्फियर, देन mesosphere, आइनोस्फियर या थर्मोस्फियर भी इसको बोल देते हैं बेटा। ये अलग अलग आपकी बेटा एटमॉस्फेयर की लेयर्स। अब हमने इन लेयर्स में हमारी बेटा किस तरीके से एयर की मीडियम की कंसंट्रेशन वेरी करती है इसके बारे में भी बात करेंगे। और आपका जो ट्रोपोस्फियर है ये बेटे 0 से लेकर 12 किलोमीटर की हाइट तक एक्सटेंडेड रहता है। और आपका जो स्ट्रेटोस्फियर है बेटा ये करीब करीब बेटा 50 किलोमीटर की हाइट ग्राउंड लेवल से है, यहां तक एक्सटेंडेड रहता है। और आपका जो मीजोस्फियर है ये बेटे करीब करीब अगर हम देखें 80 किलोमीटर की हाइट तक एक्सटेंडेड रहता है। और आपका जो आइनोस्फियर है बेटा ये 400 किलोमीटर एंड बियॉन्ड दैट एक्सटेंडेड रहता है। मोर देन 400 किलोमीटर आप कलेक्टिवली एज सच कह सकते हो। जब हम ट्रोपोस्फियर की बात करते हैं बेटा तो इसमें जो टेम्परेचर है ये 280 केल्विन से लेकर 220 केल्विन तक फॉल कर जाता है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हो टेम्परेचर में फॉल नोटिस किया जाता है। द हायर वी गो द कूलर इट इज, राइट। देन अप टू ए हाइट ऑफ 50 किलोमीटर ये बेटा 200 केल्विन तक रह जाता है।
220 से और नीचे गिरने लगता है टेम्परेचर। एंड मीसोस्फीयर में ये करीब करीब 180 केल्विन तक रह जाता है बेटा। और फिर जो थर्मोस्फीयर है आपका बेटा, ये एक बहुत बड़ी लेयर है, अपने आप में एक काफी वाइड लेयर है। इसमें बेटे आपको डिफरेंट डिफरेंट हाइट्स पर इलेक्ट्रॉन्स की जो अलग अलग विड्थ की लेयर्स हैं वो आपको मिल जाती हैं। 130 किलोमीटर एंड देन 250 किलोमीटर की हाइट पर आपको जो दो अलग अलग लेयर्स मिलती हैं, इनमें आपका दिस इज किनले हेविसाइड लेयर। ये आपको बेटा 130 किलोमीटर की हाइट पर ये इलेक्ट्रॉन्स का बेल्ट है बेटा। ये इट इज इलेक्ट्रॉन्स बेल्ट, ये आपको मिल जाता है। एंड इसके बाद हमारे पास 250 किलोमीटर की हाइट पे अगर चले जाएं और ज्यादा ऊपर चले जाएं तो बेटे आपको अपलेटन लेयर आपको मिल जाती है। इट इज एन अदर इलेक्ट्रॉन बेल्ट बेटा। और हाँ जी बेटे, 130 किलोमीटर की हाइट पर आपको करीब करीब ये वाला इलेक्ट्रॉन्स का लेयर या बेल्ट मिलता है। इसको थर्मोस्फीयर क्यों बोलते हैं? बिकॉज सडनली यहाँ पे देखिए टेम्परेचर फॉल कर रहा था, आपके थर्मोस्फीयर में टेम्परेचर 700 किलो केल्विन तक जो है ये राइज कर जाता है, बिकॉज ऑफ द हाईली एनर्जेटिक रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम द कॉस्मोस और द सोलर एट द टाइम ऑफ द सोलर फ्लेयर बेटा। जब भी सन से रेडिएशंस आ रही हैं हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करेंगी, तो सबसे पहले ये बाहर वाली जो लेयर्स हैं यहाँ पे काफी ज्यादा पार्टिकल्स के पास एनर्जी होने की वजह से टेम्परेचर जो है काफी ज्यादा राइज कर जाता है। इसी वजह से इसको बेटे थर्मोस्फीयर भी कहते हैं। हमारा पर्पस है आयनोस्फीयर के या थर्मोस्फीयर के रोल को स्टडी करना इन द कम्युनिकेशन बेटा। अब अगर आपके जो फ्रीक्वेंसीज हैं, सिग्नल के फ्रीक्वेंसीज जो हैं, ये लेस देन 30 मेगाहर्ट्ज, 30 मेगाहर्ट्ज से कम वाले फ्रीक्वेंसीज जितने भी हैं, इनको आपका जो आयनोस्फीयर है रिफ्लेक्ट करके अर्थ की सरफेस पे वापस भेज देता है। आइए थोड़ा देखें कैसे। ये आपका मान लीजिए ट्रांसमिटिंग एंटीना है, यहां से आपके सिग्नल्स की ट्रांसमिशन हो रही है और आपका सिग्नल लेस देन और इक्वल टू 30 मेगाहर्ट्ज इस फ्रीक्वेंसी रेंज में है। आपका जैसे ही सिग्नल बेटा इधर जा रहा है यहाँ पे, इसको जब ये इलेक्ट्रॉन की लेयर्स मिलेंगी यहाँ पे इसका बेटे जो है रिफ्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है, ये बेंड करना स्टार्ट कर देता है और 250 किलोमीटर पे स्टिल अनदर बेल्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये बेल्ट क्या करती है, इसको कंप्लीटली बेटा इस तरीके से आपके अर्थ के एटमॉस्फेयर में वापस ऐसे भेज देती है और यहाँ पे आपने रिसीविंग एंटीना लगा रखा है और आपका सिग्नल आपके ग्लोब को कंप्लीटली कवर कर लेगा। यहां से लेकर यहां तक जो सिग्नल नहीं पहुंच रहा है, इट इज कॉल्ड स्किप डिस्टेंस। बाद में बात करेंगे कभी इसके बारे में भी। यस बेटा। हाँ जी, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं बेटा। आप जब सिग्नल को भेज रहे हो, आपने सिग्नल को सेंड किया, तो वहां पे आपके सिग्नल के लिए इलेक्ट्रॉन बेल्ट्स जो हैं उनका म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट डिसाइड कर देगा कि उन्होंने किस तरीके से बेंड हो जाना है। लेकिन ये बात जरूरी है कि आप इस एंटीना से, इस ट्रांसमिटिंग एंटीना से क्योंकि सिग्नल्स भेज रहे हो, आपको अपने सिग्नल का पाथ फिक्स है, पता है कि किधर किधर आपने रखना है। अदरवाइज अगर आपका सिग्नल यहाँ पे नहीं पहुंच सकता या नहीं पहुंच रहा, आप क्या करोगे, आप अपने सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को विद इन द रेंज, इससे नहीं बढ़ने देना, विद इन द रेंज आप वेरी कर दोगे और साथ ही साथ
आप अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस भी अपने कंट्रोल में रखोगे। जब आप अपना एंगल, ये वर्टिकल डायरेक्शन है ना बेटा, आपने वर्टिकल के साथ किसी एंगल पे अपना सिग्नल सेंड किया है। अगर आप डिजायर्ड रिजल्ट चाहते हैं, आप अपने एंगल को अपने कंट्रोल में रखोगे, फ्रीक्वेंसी को अपने कंट्रोल में रखोगे। ये सारी की सारी टर्म्स आपके कम्युनिकेशन चैप्टर लास्ट वाला जो है उसमें डिटेल में हम पढ़ा करते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या रोल प्ले करेगा, स्किप डिस्टेंस क्या है, और ये सारा डिटेल में वहां पे भी हम करेंगे। यहाँ पे इसकी इतनी डिटेल नहीं है, यहाँ पे सिर्फ हमारा एटमॉस्फेयर का रोल ही है कि ये क्या करता है। अब होता क्या है, जब आपकी फ्रीक्वेंसी सिग्नल की बढ़ जाती है, आपने 40 मेगाहर्ट्ज से फ्रीक्वेंसी ज्यादा कर दी, मान लीजिए आपका फ्रीक्वेंसी बढ़ गया काफी, मोबाइल आपके जो है ये 900 मेगाहर्ट्ज की रेंज में ड्यूल बैंड मोबाइल आते हैं, आपके जो स्मार्टफोन्स हैं इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, और इसीलिए शायद आपने कभी सुना भी होगा, आपको जो बड़े लोग हैं वो एडवाइस करते हैं कि पास मत रखो, इसको थोड़ा दूर रखते हैं, स्पेशली एट द नाइट टाइम, जब हम सोते टाइम इसको किसी दूसरे रूम में किसी और जगह पे रख देते हैं, ताकि जो है रेडिएशंस का लेवल, रेडिएशन हमें डिस्टर्ब ना कर पाए। दैट इज बिकॉज फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, और ये किसी न किसी तरीके से हमारे जो बॉडी के टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, उनके ऊपर इफेक्ट डालती है। नहीं बेटे, आपका डिवाइस जब एक्टिव है तो इट इज ऑलरेडी हैविंग इन ट्यून विद दैट फ्रीक्वेंसी। यस। अब थोड़ा सा बेटे थोड़ा ध्यान दीजिएगा इधर, आपने फ्रीक्वेंसी 40 मेगाहर्ट्ज से इंक्रीज कर दी। अब आपका जो आयनोस्फीयर है इन सिग्नल्स को रिफ्लेक्ट बैक नहीं कर पाएगा। होगा क्या, आपका ये सिग्नल इसको छोड़कर एटमॉस्फेयर में आगे चला जाएगा, और ये आगे निकल गया, एटमॉस्फेयर में चला गया। और आगे क्या है, एटमॉस्फेयर के बाद में क्या है, एटमॉस्फेयर के बाद यहाँ पे आपने सैटेलाइट छोड़े हुए हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स आपने अपनी अर्थ के राउंड अबाउट ऑर्बिट में छोड़े हुए हैं। लेट मी ड्रॉ एन अदर स्मॉल 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 डायग्राम। हाँ जी पुत्र, कोई बात नहीं, वो भी करेंगे बात। ये आपका अर्थ है, ये बेटा, अच्छा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का हाइट कितना होता है रफली? 11th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा था, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का हाइट भूल गए? 36,000 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली, अदरवाइज इट इज 35,970 किलोमीटर, राइट? तो ये आपका बेटे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का ऑर्बिट है। अब आपने क्या कर रखा है, इसमें आपके सैटेलाइट्स घूमते रहते हैं बेटा, रोटेट करते रहते हैं अर्थ के राउंड अबाउट। बेटा आपका यहां तक एटमॉस्फेयर था, एटमॉस्फेयर को क्रॉस कर गया आपका सिग्नल, आपने सैटेलाइट 1 को दिया सिग्नल। सैटेलाइट क्या करता है, सिग्नल को पिक करेगा, सिग्नल की ओरिजिनल स्ट्रेंथ को रीस्टोर करेगा। सिग्नल वीक पड़ जाता है, पावर कम हो जाती है जब ये सैटेलाइट तक पहुंचेगा। उसके बाद ये उसकी पावर को बूस्ट अप करेगा, इसके अंदर बूस्टर्स लगे होते हैं। पावर को बूस्ट अप करने के बाद इट विल कन्वे टू द नेबरिंग सैटेलाइट, देन इट विल कन्वे टू द अदर सैटेलाइट, then to the other satellite, then it will be this way covering the whole globe, or within a time slag of a point few seconds आप distant places पे अपने जो मोबाइल फोन के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो बेटा। that is possible with the help of this satellite communication बेटा। तो इसमें वो टावर वगैरह MTSO सारा आ जाएगा, मोबाइल टेलीफोन स्विचिंग ऑफिस या सर्किट सब कुछ आ जाएगा। दैट विल बी टेकन अप इन योर लास्ट यूनिट, दैट इज योर कम्युनिकेशन बेटे इन वेरी मच डिटेल। सो सिर्फ आपको मैं, हाँ जी, इसका इस केस में आपने बेटे मोबाइल फोन यूज नहीं किया, आपने अपना सिग्नल जो है मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए इमेजिन कर लीजिए, आप यूज कर रहे हो, रडार वगैरह हैं आपके, माइक्रोवेव्स हैं, आपने लोकल कम्युनिकेशन करनी, टीवी सिग्नल हो गया आपका जलंधर, यहाँ पे ये जो आपका ट्रांसमिशन मिशन का स्टेशन है, टीवी टावर है, ये ट्रांसमिट कर देता है सिग्नल को बेटा।
इनको इन्होंने मान लीजिए ये आपका जलंधर का स्टेशन है, इनको उन्होंने बोला कि आप अपनी अर्थ का इतना हिस्सा कवर करोगे, ये ठीक है जी, इतना हिस्सा मतलब इतने रेडियस को कवर करोगे, तो अकॉर्डिंगली ये सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा। ग्राउंड एंड देन स्पेस एंड स्काई वेव कम्युनिकेशन तीनों तरीके की पॉसिबिलिटी है, और आपका सिग्नल जो है वो इस तरीके से उस पर्टिकुलर लोकलाइज्ड एरिया को कवर कर लेगा। मे बी आप यहाँ से इसको स्टार्टिंग पॉइंट लेकर पठानकोट तक इसका रेडियस ड्रॉ कर लो, या उससे आगे तक चले जाओ, तो इतना सर्कल आप ड्रॉ कर लीजिए। दिस मच पॉपुलेशन विल बी कवर्ड अंडर यूर टीवी टावर बेटा। सो इस तरीके से ये वर्क करेगा आपका, राइट बेटा। सो ये कुछ बेटे बेसिक्स थे आपकी कम्युनिकेशन चैप्टर के साथ रिलेटेड। तो बुक्स आप दोनों ले आए हो उठा के? हाँ जी बेटे, नो प्रॉब्लम, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। हमने बात करनी थी बेटा LCR सीरीज सर्किट के साथ रिलेटेड कुछ हमने बेटे क्वेश्चंस, स्पेशली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की बेटे बात करनी थी। और आइए बेटे बात करके देखें, इसमें तो मिल नहीं रहे हैं मुझे इस बुक में। लेट मी सी टू दिस बेटा, आपका यस बेटा, इसमें कुछ है प्रॉब्लम्स अच्छी। करें जी स्टार्ट? यस बेटा, चलिए जी देन। Let us switch over to some numerical problems related to your LCR series circuit and all that. Let us concentrate upon this. Let us focus upon this rather and see what can we do better over here. एक छोटा सा प्रॉब्लम है बेटे, आप लिख ही लीजिएगा। ए 40 ओम रेजिस्टर, न्यूमेरिकल है बेटा, ए 40 ओम रेजिस्टर कॉमा 3 मिली हेनरी इंडक्टर, 3 मिली हेनरी इंडक्टर and 2 microfarad capacitor and 2 microfarad capacitor are connected in series, are connected in series to a 110 volt 5000 hertz 5000 hertz AC source, AC source. Calculate beta the value of the current in the circuit. Calculate the value of the current in the circuit बेटे। बड़े ध्यान से देखिएगा आपको कौन कौन सी चीज उन्होंने बेटे प्रोवाइड कर रखी है, कौन सी इंफॉर्मेशन आपको दी है। 40 ओम का रेजिस्टर आपको दिया गया है, आर दिस इज इक्वल टू बेटे 40 ओम, 3 मिली हेनरी का इंडक्टर है, 3 मिली हेनरी, मिली हेनरी के हेनरी बना सकते हैं ना बेटा, इट विल बी 3 10⁻³ हेनरी आ जाएगा जी, राइट। देन आपको कैपेसिटर दे रखा है 2 माइक्रोफेरेड का, C 2 × 10⁻⁶ फेरेड, माइक्रो के आपने फेरेड बना लिए, डायरेक्टली फेरेड बना लिए। और आपको देखिए वोल्टेज 110 दे रखी है बेटा,
आपको वोल्टेज की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू 110 वोल्ट दी हुई है, और बच्चों फ्रीक्वेंसी आपको जो है 5000 हर्ट्ज के बराबर दे रखी है एसी सोर्स की। सो बेटे बिफोर वी प्रोसीड विद एवरीथिंग आपको Z निकालना पड़ेगा पहले। और अभिषेक बेटे Z किसके बराबर होगा? इट इज यस XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर ऑल अंडर द रूट, है ना बेटा? यही किया था आपने। R आपके पास है एंड XL और XC आपके पास नहीं है। XL हमारा जो होगा इट इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एल हुआ करता है, और आप इसको 2 पाई न्यू इंटू एल लिख सकते हो, है ना बेटा? इट विल बी इक्वल टू 2 पाई आपका जो है 22/7 ही कर लीजिए। फ्रीक्वेंसी 5000 है। एल आपका कितना था? एल यहां लिखा था हमने ये 3 × 10⁻³ देखोगे जरा बेटे कैलकुलेशन करके? यस, एक जीरो और लगा लीजिए। देखिए जरा कैलकुलेशन करके एक्सेल कितना बना बेटा? छोटी सी कैलकुलेशन है, ये पावर्स कट जाएंगी। देखिए -3 इसके साथ कंप्लीटली कैंसिल आउट हो गया। ये आ गया 2 22/7 5 × 3। बेटा देखो करके, फटाफट करके देखो। अगर ये नहीं लिखना तो आप 3.14 भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। 220/7 कितना होता है? हाँ जी, कितना? 650/7 90 समथिंग आएगा ना, 9.94 के करीब आएगा। 94 पॉइंट, यहाँ पे ये 2 ही लिखते हैं, 94.2 ओम। ये आपका एक्सेल निकल आया, ठीक है जी। यस, XC भी हमें निकालना पड़ेगा। इट विल बी 1/ω/c होता है बेटा XC, और इट विल बी 1/2 पाई न्यू इंटू सी हो जाएगा जी। 222/7 न्यू आपका 5000, और सी वो देखिए आपका 2 × 10⁻, ऐसे कर दो। ये -6 था, 6 कर दिया ना ऊपर लेके जाके मैंने। 1 2 3 और ये ऐसे कर दिया, राइट। और फिर क्या बचा जी? आइए देखें। 7 को मैं ले गया ऊपर, ये 2 22 5 2 एक और माइनस कर दूं तो ये आ गया 10⁻²। ये बन गया 700/44। देखना जरा रफली कितना आता है। और रफली देख लीजिए कितना आ रहा है। इट इज 15.9 आ रहा है जी। सो लेट इट बी 15.9 ओम। आर आपको उन्होंने ऑलरेडी दिया ही हुआ था ये। अब आर आपके पास है, एक्सएल आपके पास है, एक्ससी आपके पास है, तो वी इंटेंड टू कैलकुलेट जेड बेटा। सिंपली वैल्यूज पुट कर दीजिए। हाँ जी, नहीं 90 नहीं आएगा बेटा, चेक कर लो एक बार दोबारा। और Z फिर आइए वैल्यूज पुट कर देते हैं। XL 90, ये देखिए
94.2 माइनस कितना था ये 15.9, इनका डिफरेंस, इनका स्क्वायर, देन प्लस आर, दिस इज 40, इट इज 40 का कंप्लीट स्क्वायर हो गया जी, राइट बेटा। ये डिफरेंस देखिएगा कितना आता है 78.3, इसका स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर आपसे अभी प्रेजेंटली होगा नहीं, मैं रिजल्ट डायरेक्टली लिख देता हूं, तो आप घर पे जाके एक बार चेक कर लीजिएगा बेटा। ये उन्होंने निकाल दिया 251.45 ओम, 251.45 ओम आ गया आपका Z, और आई बेटे कितना बन जाएगा, ई आर एम एस अपॉन जेड था, ई आपके पास 110, 251.45, अगर आप देखोगे तो 0.44 एम्पियर के करीब आपका करंट जो है ये आपको मिल रहा है। तो अकॉर्डिंगली हमें इस प्रॉब्लम को देख लेना है बेटा, राइट जी बेटा। चलें आगे, ओके बेटा, चलिए आगे चलते हैं। देन एक रेजोनेंस वाला प्रॉब्लम करके देखें, क्या कहते हो? हाँ, ये ज्यादा कोई बात नहीं, आपको जैसे ठीक लगता है आप सॉल्व कर लीजिए, दैट इज नॉट एनी प्रॉब्लम बेटा। जरा देखिएगा बेटे, नेक्स्ट प्रॉब्लम करके देखें। यस बेटा, एक पावर वाला करके देखते हैं बेटा। ए सीरीज लिखिएगा बेटे। हाँ जी, थोड़ा सा लास्ट ही है, थोड़ा सा काम कर लें और बेटा। हाँ जी, हो जाएगा बेटे कंप्लीट, डोंट वरी। नहीं नहीं, कुछ नहीं बेटे, कुछ नहीं होता, डोंट, लेट अस कंसंट्रेट बेटा। मैं स्टेटमेंट फटाफट पढ़ देता हूँ, आप सुन लीजिए बेटे, वी विल बी डिस्कसिंग इट ब्रीफली। ए सीरीज एलसीआर सर्किट विद आर इज इक्वल टू 10 ओम, आर आपको 10 ओम दिया गया है, सीरीज एलसीआर सर्किट दिया हुआ है, राइट बेटा। ए सीरीज एलसीआर सर्किट विद आर 10 ओम, L 0.5 हेनरी, 0.5 हेनरी, and C 10 microfarad, 10 microfarad is connected to a variable frequency 220 volt AC source, इसके साथ कनेक्टेड है। when the frequency of the supply equals the natural frequency of the circuit, this line is very important, when the frequency of the supply equals the natural frequency of the circuit, it means कि resonance हो गई है, ठीक है जी। then what is the power transfer to the circuit in one complete, रिपीट कर देता हूं बेटा मैं,
when the frequency of the supply equals the natural frequency of the circuit, तो आपकी ऑटोमेटिकली रेजोनेंस हो गई बेटा। आपको कहा गया है व्हाट इज द पावर ट्रांसफर टू द सर्किट इन वन कंप्लीट साइकिल बेटे। तो उस केस में कितनी पावर ट्रांसफर होगी सर्किट को, दिस इज नीडेड। जब भी रेजोनेंस की बात करते हैं आपका Z डायरेक्टली R के बराबर हो जाता है, और आपका LCR सीरीज सर्किट जो है इट बिहेव्स लाइक ए प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। XL और XC एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं बेटा। और मुझे एक बात बताइए, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में उत्तर करंट और वोल्टेज में फेज डिफरेंस कितना होता है? बोलिए। प्लस 90, माइनस 90, 180, 0, कुछ भी नहीं। ये क्या बात बनी भाई बेटे? प्योर रेजिस्टर के केस में वोल्टेज और करंट इन फेज होते हैं, फाई 0 होना चाहिए। आपने कुछ कहा नहीं ऐसे ना, तो फाई 0 हो जाएगा। अच्छा आपने ऐसे किया था ना, तो बोला नहीं आपने। लेकिन सो पावर आपको निकालनी थी ना। पावर होती ERMS IRMS cos फाई पुत्र। फाई cos 0 कितना होगा? 1। इट विल बी ERMS IRMS। I को आप E/R लिख लोगे बेटे, आपका I V/R ही होता है। और आप इसको लिख लोगे ERMS अपॉन Z। आपका R के बराबर ही है। इट विल बी ERMS का स्क्वायर अपॉन R कर दोगे, तो क्या मुश्किल है इसमें? कुछ भी नहीं, सीधी सीधी बातें हैं। 4.84 किलोवाट, राइट बेटा? So that's all for the day from my side. Thank you all beta.